पहले पाकिस्तानी हुक्मरान और अब क्रिकेट से जुड़े बड़े नामों के सुर बदले बदले से नजर आते हैं। दिन रात भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी अब आपसी संबंधों की बहाली की बात कर रहे हैं। क्रिकेट संबंधों की बहाली की गुजारिश दिग्गज नामों के जरिए हो रही है। इसमें एक नाम पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का भी है, जो पीएम मोदी से फरियाद कर रहे हैं कि वो भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को होने दें। नमस्कार, प्रशांत पांडे मैं हूं और आज स्वदेश आज में इसी मुद्दे के साथ हम शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा की कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज बहाल होनी चाहिए। क्या भारत को एशिया कप के लिए पाकिस्तान जाना चाहिए। दरअसल पाकिस्तानी सियासी हलकों और पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की गुजारिश के पीछे वजह है इस साल सितंबर में पाकिस्तान में होने जा रहा एशिया कप टूर्नामेंट, जिसके लिए बीसीसीआई ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर तो ये मैच नहीं खेलेगी। इस इनकार के बाद पाकिस्तान की छटपटाहट और बौखलाहट दोनों नजर आई हैं। पहले उसने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बायकॉट की धमकी दी, लेकिन इसका कोई असर न होने पर अब पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर्स टीम इंडिया के पाकिस्तान दौरे की वकालत कर रहे हैं। साथ ही वहां के अखबार और अवाम भारत के साथ रिश्तों की बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद और क्रिकेट कैसे साथ साथ चल सकते हैं, इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन जो अहम सवाल है और चर्चा के जो पहलू हैं, चर्चा की जो हम शुरुआत करने वाले हैं, उससे पहले कुछ जरूरी सवाल और कुछ जरूरी पहलू हैं जो आज की चर्चा में हम शामिल करेंगे। जरा फटाफट से उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं दिग्गज, जो भारत से क्यों गुजारिश कर रहे हैं, खस्ताहाल पीसीबी को टीम इंडिया का सहारा क्यों चाहिए, भारत से दोस्ती की पाकिस्तान क्यों वकालत कर रहा है और क्रिकेट संबंध की बहाली से कितना बदलाव आएगा। लेकिन क्रिकेट पिच से दोस्ती की बैटिंग कितनी आसान, कितनी मुश्किल और क्यों भारत को ऐतराज है, भारत को इस क्रिकेट सीरीज से ऐतराज है। क्या भारत पाक के बीच क्रिकेट सीरीज होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल। तो ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि खस्ताहाल पीसीबी को टीम इंडिया का तो सहारा है, पाकिस्तान की से दोस्ती जो है वो किस पहलू पर जाएगी, क्रिकेट पिच से दोस्ती की बैटिंग कितनी मुश्किल और कितनी आसान, और क्या भारत को है पाकिस्तान में जो ये मैच की गुजारिश आ रही है, क्या इसे स्वीकार करना चाहिए। और इस चर्चा में हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं और अपने मेहमानों से हम ये गुजारिश करेंगे कि चूंकि हम एक बिजनेस चैनल हैं, हम चाहते हैं कि एक राय बने, हम हर पहलू पर चर्चा करें। ये किसी तरह की डिबेट नहीं है, ये एक तरह का डिस्कशन है जहां पर हम हर तरह से हर पहलू पर गौर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। हमारे साथ जाने माने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार कामरान साकी साहब हैं। कामरान साकी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले गौरव, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक तरह से चर्चा गर्म है, लगातार कई बातें हो रही हैं और इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि ये जो इस वक्त बहस चल रही है और ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात की जा रही है, ये क्यों इस वक्त पाकिस्तान के लिए काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि हम देख रहे हैं शाहिद अफरीदी हों, बड़े दिग्गज क्रिकेटर तक इसके लिए अब गुजारिश कर रहे हैं भारत से। पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये इवेंट और उसमें भी भारत के साथ मैच का होना। जी देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत पाकिस्तान जाए और भारत एशिया कप में खेले और फिर से भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट रिज्यूम हो। क्योंकि देखिए, जो टीवी राइट्स हैं, वो अगर ढंग से बिके और हम बात करते हैं बहुत बड़े फिगर्स की, तो वो बहुत बड़े फिगर्स हो सकते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज दोबारा हो। और पाकिस्तान ये जरूर चाहेगा कि भारत वहां पर आए एशिया कप के लिए। उसके बाद मुझे लगता है उन्हें भी आपत्ति नहीं होगी वर्ल्ड कप में आने के लिए इंडिया में। और लेकिन लेकिन देखिए, ये हमेशा इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट पॉलिटिक्स से लिंक्ड रही है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं पॉलिटिक्स से। जब भी हमारी कंट्रीज के रिलेशंस अच्छे रहे तो टूर्स हुए हैं और आपस में हमने खेला है।
लेकिन जब रिलेशंस अच्छे नहीं हुए हैं या प्रॉब्लम्स हुए हैं, इश्यूज हुए हैं और आतंकवाद को लेके मसला जो है वो काफी ज्यादा गर्म हुआ है, तो फिर हमने देखा है कि क्रिकेट रोक दी गई है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ अलग नहीं होगा। देखिए अभी पंजाब में भी जो केस हुआ है वहां भी आईएसआई की तरफ फिंगर्स पॉइंट की जा रही हैं, और कश्मीर की प्रॉब्लम तो चल ही रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल है ये कहना कि भारत पाकिस्तान जाएगा। मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है काफी पत्रकारों को नहीं मालूम इस समय दुबई में जो मीटिंग हुई थी आईसीसी की, जहां पर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रतिनिधि थे, तो वहां पर किस तरह के डिस्कशंस हुए और क्या वो फैसला हुआ अल्टीमेटली। मुझे लगता है शायद फैसला फिलहाल के लिए टल गया, जितना मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है। लेकिन ये सब बहुत दुखद है, क्योंकि क्रिकेट रिज्यूम होनी चाहिए और डेफिनेटली मजा आता है। भारत पाकिस्तान से बड़ा कोई क्रिकेट मैच नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का माहौल के लिए दोनों साइड से पॉलिटिकली विल होना बहुत जरूरी है, और तभी कुछ हो पाएगा। वरना हम सिर्फ चर्चा करते रह जाएंगे और जस्ट एक्सपेक्ट करना क्रिकेट बोर्ड को, बीसीसीआई को, कि ये स्टैंड लेना कि भाई हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर हम जाएंगे पाकिस्तान या हम क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान में, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये देखना ये काफी पेचीदा सवाल है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस जो है कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिसके बाद की जिसका असर की स्पोर्ट्स पे आए और क्रिकेट पे आए। तो डेफिनेटली मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि आने वाले दिनों में अगर चीजें रिलेशंस इंप्रूव होती हैं या सिचुएशन इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली जो है भारत पाकिस्तान जा सकता है एशिया कप के लिए। वो एज अ स्पोर्ट्स लवर तो मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसा हो और एशिया कप जो है वो एक बढ़िया टूर्नामेंट हो। नहीं तो मुझे लगता है कि यूएई में ये टूर्नामेंट होगा चाहे पाकिस्तान कितना भी प्रोटेस्ट करे। और जहां तक वर्ल्ड कप की बात है, वो एक आईसीसी टूर्नामेंट है। अगर वो वर्ल्ड कप में नहीं आने की धमकी देते हैं तो आईसीसी को बीच में स्टेप इन करना होगा, और आईसीसी भी एक को जो है शायद पीसीबी से मुआवजा मांग सकती है वर्ल्ड कप में नहीं खेलने के लिए। तो बहुत सारे पेचीदा सवाल है जो कि खड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटर्स को बैठ के इसका सोल्यूशन निकालना होगा, क्योंकि इस तरह से तो गाड़ी बढ़ नहीं सकती। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि रिलेशंस इंप्रूव हो, थिंग्स इंप्रूव हो, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को ऑफ द फील्ड बाकी काफी कुछ करना होगा। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो डेफिनेटली हम इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ऑफ द फील्ड कुछ ऐसे एग्जाम्पल सामने पेश करने होंगे पूरी दुनिया के सामने और पूरे क्रिकेट बिरादरी के सामने, जिसके जरिए एक तरह का एक अश्योरेंस जो है वो पैदा हो। उसके बाद भी एक लंबा सफ़र है पाकिस्तान में भारत का खेलना, जिसके हर पहलू पर जो है वो तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम मशवरे के बाद और कई पहलुओं पर चर्चा के बाद ही इसमें बात आगे बढ़ती है। इस बीच हमारे साथ एक और बेहद ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। रविंदर सचदेव सर हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और उनसे भी हम सवालात करेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। करिश्मा, बताएं कि किस तरह की फिलहाल चर्चाएं चल रही हैं, क्या अंदर खाने से खबर आ रही है? कहा जा रहा है कि जो भी जर्नलिस्ट हैं या जो भी अंदर के लोग हैं, अभी उन्हें इस बारे में कोई ख़ास क्लू नहीं है। जी देखिए, एशिया कप का जहाँ तक का सवाल है, ये तो तय है कि वो नहीं होगा, क्योंकि भारत वहां जाने को नहीं मांग रहा है और जय शाह ने साफ तौर पर कह दिया है कि वेन्यू जो है वो बदला जाएगा एशिया कप का, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और भारत का जो तर्क है वो ये है कि पाकिस्तान अनसेफ है, वहां पर टेररिज्म की वारदातें होती है। वहां पर हमने अभी हाल में देखा था कि कराची के पुलिस स्टेशन पे भी किसी तरीके का अटैक हुआ था। तो कहीं ना कहीं भारतीय सरकार और बीसीसीआई को लगता है कि जो खिलाड़ी हैं भारत के, वो सेफ नहीं रहेंगे और वो कहीं ना कहीं वहां पर टारगेट रहेंगे पाकिस्तान का। पाकिस्तान दूसरी तरफ कहता है कि हम पीएसएल करवा रहे हैं, इंग्लैंड आ चुका है और भी काफी कंट्रीज जो है वो आ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं उससे उनको लगता है कि इंडिया को भी आना चाहिए, लेकिन भारत सरकार पाकिस्तान नहीं जाने देगी इंडियन टीम को, और बीसीसीआई भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि वो फिर वर्ल्ड कप नहीं आएंगे, लेकिन बीसीसीआई उनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है। जहां तक एशिया कप की बात है, वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही होगा। ये बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जो भी अंदर खाने से खबर आ रही है। लेकिन करिश्मा, इससे एक तरह से भारत और पाकिस्तान की जो क्रिकेटन टर्म्स हैं, जो क्रिकेट के टर्म्स हैं, वो और ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। किस तरह की चर्चाएं क्रिकेट जो कम्युनिटी है उसमें हो रही है, या बोर्ड्स हैं, या जो भी हम देख रहे हैं कि दिग्गज क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनमें किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के
रिश्ते तो हमेशा से पेचीदा ही रहे हैं। जब से 2008 में बॉम्बे में वो घटना हुई थी, उसके बाद से बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो बढ़ चुकी हैं और आने वाले टाइम में भी वो साफ होती हुई नहीं दिखती हैं। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, भारत ने भी बायलैटरल नहीं खेला है, ना आने वाले टाइम में कोई भी बायलैटरल सीरीज़ भारत और पाकिस्तान के बीच में हो सकती है और शायद इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना आईसीसी टूर्नामेंट्स में होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एक अच्छा मुकाबला माना जाता है। एमसीजी में हमने देखा था किस तरीके के रिकॉर्ड तोड़े गए थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खुद चाह रहा था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के फाइनल की बजाय इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता तो शायद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उतना पैसा कमा जाता जितना वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के पूरे सीजन में नहीं कमा पाता है। तो कहीं न कहीं बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैचेस के, लेकिन जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं उन्होंने क्रिकेट रिलेशंस पे इफ़ेक्ट किया है। वो इफ़ेक्ट काफ़ी बड़े तौर पर दिखा है, इम्पैक्ट दिखा है और उसका यही होता है कि जो बायलैटरल सीरीज़ है वो नहीं होगी और आईसीसी टूर्नामेंट भी अभी तक तो पाकिस्तान को नहीं मिला है कोई। जब मिलेगा तब देखा जाएगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट अगर होगा तो भारत को ज़रूर जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे करिश्मा आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो है अंदर खाने से जो भी खबरें आ रही हैं उसमें तो ये बात स्पष्ट होती नजर आ रही है कि बहुत मुश्किल है भारत का पाकिस्तान में जाकर इस एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलना और ये एक तरह की नाउम्मीदी है। रविंद्र सर, लेकिन हम अगर इसको समझें, अगर इस क्रिकेटिंग वाली जो डिप्लोमेसी है इसके ज़रिए भारत से पाकिस्तान की जो दोस्ती की अहमियत है वो पाकिस्तान के लिए क्यों इतनी मायने रख रही है और इसमें क्रिकेट कितना बड़ा रोल निभाता है? क्योंकि हम जैसे पहले ही कह रहे थे कि डिस्कशन कुछ भी हो, लेकिन फिर भी भारत का पाकिस्तान में जाकर इन हालातों में मैच खेलना बहुत आसान तो नहीं नजर आ रहा था। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई थिंक देखिए 2 या 3 अलग अलग चीजें हैं। अगर हम कहें कि क्रिकेटिंग डिप्लोमेसी, इसके इस शब्द के ओरिजिन अगर आप मानिए शायद पिंग पोंग डिप्लोमेसी से हो, अगर स्पोर्ट्स की एनालॉजी लें, पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुई तो अमेरिका चाइना के रिश्ते बदले, पर वो दूसरे तरह की डिप्लोमेसी थी। उस केस में ये था कि कुछ ज्यादा हो नहीं रहा था, पिंग पोंग के बहाने एक कोई मीटिंग्स हो गई, एक टूर हो गया, ये वो, और फिर सडनली बैकग्राउंड में काम हो रहा था और चीजें खुल गई तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस खुले तो हो गया जी पिंग पोंग डिप्लोमेसी। अब अगर हम क्रिकेट डिप्लोमेसी कहें तो इसमें नया क्या देगा क्रिकेट डिप्लोमेसी में हमें, राइट? वो तो तब है, यस यू राइट, हो सकता है कि दोनों देश बैकग्राउंड में अपने रिश्ते इंप्रूव करने को सोच ले और फिर किसी एक क्रिकेट टूर्नामेंट के जरिए उस समय सिंबॉलिकली आगे ले जाए। So in terms of diplomacy, cricket diplomacy, I unfortunately think, I mean, it's a great game. Yes, people to people relations बढ़ते हैं, but इसका कोई positive net effect नहीं पड़ता on improving Pakistan-India relations, I would think. The other thing जो कि chances कम क्यों हैं, I would say, देखिए अगले 1 साल में इंडिया के अंदर इलेक्शंस होने वाली हैं 24 में, राइट? नो गवर्नमेंट एंड स्पेशली इस समय की गवर्नमेंट विल वांट कि भाई ठीक है चलो एक क्रिकेट का टूर अलाउ कर देते हैं और पता चला 3 महीने बाद कोई आतंकी एक्टिविटी हो गई और इस गवर्नमेंट की तो फिर फजीयत हो गई ना। ऑपोजिशन कहेगा देखो ये तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट करते हैं और पाकिस्तान आके हमारे याल करता है। तो मेरे विचार से द प्रेजेंट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती, तो अब की वाली भी जो गवर्नमेंट है, विल बी वेरी रिलक्टेंट टू टेक दिस रिस्क। ये उस सरकार का पॉलिटिकल रिस्क हो जाएगा। डिप्लोमेसी तो छोड़िए, डिप्लोमेसी में क्या अचीव होगा कह नहीं सकते, राइट? बट रिस्क क्रिएट हो जाएगा सरकार का। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन आई थिंक द इंडियन साइड विल नॉट वांट टू बी सीन और पार्टिसिपेट ऑन टर्म्स जिनमें लगे कि भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं एज सच। नाउ कमिंग बैक टू ओवरऑल, yes, I mean, diplomacy, cricket diplomacy, cultural diplomacy, film diplomacy, पोइट्री डिप्लोमेसी आप कह लीजिए। याद है वो टाइम्स ऑफ इंडिया कैंपेन चलता था भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमन की चाहत, या राइट, और अमन समथिंग, राइट? तो इस तरह की चीजें होती रहती थी, बट अब तो ये सारा कुछ वैक्यूम में हो गया ना, तो सारा ठंडे बस्ते में चला गया है। तो अनफॉर्चुनेटली इन चीजों से हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि इन इंटरैक्शंस के थ्रू भारत और पाकिस्तान के
पॉलिटिकल रिश्तों में इंप्रूवमेंट होगी, आई थिंक वाटर इज मच पास्ट, वैसा कोई इम्पैक्ट इनका पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट ऑफ रिलेशंस में नहीं होगा। बट हाँ, स्पोर्ट्स हो तो अच्छा है, कल्चरल एक्सचेंजेस हो अच्छा है, पोइट्री एक्सचेंज हो अच्छा है, मूवीज की एक्सचेंजेस हो, वो सब अच्छा है, बट उसका भी फिलहाल में माहौल एनेबलिंग नहीं दिखता है। तो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द सिचुएशन इज दैट कि इंडिया बहुत ज्यादा कॉशियस रहेगा, और उसके अलावा ऑफ कोर्स ये फैक्टर कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी, यस दैट्स अ ट्रू फैक्ट, बिल्कुल। जो समझ आता है कि इट्स नॉट सिक्योर, सो यू डोंट वांट टू, कोई भी संस्था, आपकी बीसीसीआई हो या कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अपने मेंबर्स या अपने किसी प्लेयर्स को फिजिकल हार्म के रास्ते में नहीं डालना चाहिए। तो वो भी एक रीजन है डेफिनेटली, बट द मोर इम्पोर्टेंट रीजन इज दैट कि ये जो ओवरऑल माहौल है हमारा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का, इसमें अभी कोई थॉ नहीं दिखती विच कुड अलाउ फॉर सच एंगेजमेंट्स। बिल्कुल, बहुत बहुत क्लियर। और जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे सवाल हैं तो कामरान साकी साहब, एक जो बड़ा सवाल है कि हम मान रहे हैं कि वहाँ की के दिग्गज क्रिकेटर्स हों और एक तरह की वहाँ की आवाम है, हम मीडिया रिपोर्ट्स भी देख रहे हैं कि सभी लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आकर भारत मैच खेले, लेकिन जो सवाल हैं वो बड़े बड़े गंभीर हैं। सुरक्षा का प्रश्न है, पाकिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ होने वाली गतिविधियों का प्रश्न है। जरा हमें बताएं कि इन सवालों को इस वक्त किस तरह से टैकल किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर किस तरह की बहस चल रही है, भारत के साथ मैच को लेकर किस तरह की उम्मीद या एक तरह से जो चर्चाएं हैं वहां चल रही हैं, जरा आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये कोई पीसीबी की या हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स की कोई मजबूरी नहीं है कि वो इंडिया को बुला रहे हैं। बदकिस्मती है इंडिया की कि उसने अपनी जो क्रिकेट है उसे पॉलिटिक्स के साथ जोड़ रखा है। ये आज से नहीं है, हमने माजी करीब और माजी بعید में भी देखा है कि ये पहले भी ये रवैये रहे हैं, और न सिर्फ क्रिकेट टीम बल्कि बहुत सारी और टीम्स को रोका गया है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ऐसा करने में कम से कम पहल नहीं कभी की गई। आपने जैसे कहा कि ये न्यूज चैनल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि टेररिज्म और जिन इल्जामात जो है वो पैनलिस्ट ने लगाए उसे मैं एड्रेस ना करूं। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं है। आप देख चुके हैं कि यहाँ पे पीएसएल हुआ है, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो पहले यहाँ पे आने से कतराते थे, यकीनन माजी के अंदर एक वाकया हुआ, उसके बैकग्राउंड में कौन लोग थे, नासर थे, ये भी एक बहस तलब जो है वो मामला है, उसके ऊपर बात होती है। लेकिन बहरहाल अब सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी अच्छी है। अभी हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले पीएसएल खत्म हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें बहुत से ममालिक के लोग भी आते हैं। तो ऐसी सिक्योरिटी की सूरत हाल नजर नहीं आता कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी वजह है उसकी वजह से नहीं आ रहे। हाँ, ये जरूर है कि जो लास्ट पैनलिस्ट ने कहा कि इंडिया के अंदर अभी क्योंकि इलेक्शन का साल है, और बदकिस्मती से ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि वहाँ पे पाकिस्तान के मुखालिफ तहरीक चलाने और नारे लगाने पे वोट ज्यादा मिलते हैं। और हालांकि पाकिस्तान के अंदर भी ये इलेक्शन का साल है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस की कैंपेन्स के अंदर कम से कम, आप भी मीडिया को मॉनिटर करते हैं पाकिस्तानी भी, और रैलीज और इलेक्शन मुहिम को, वहाँ पे यहाँ पे कम से कम इंडिया मुखालिफ नारे लगाने पे आपको वोट नहीं मिलते। आपको और बहुत सारे मुद्दे हैं और चीजें हैं जिसके ऊपर गुज़श्ता हुकूमतों को लोग तनकीद करके अपने वोट बैंक बनाते हैं। तो यकीनन एक इंडियन गवर्नमेंट का या इंडियन पॉलिटिशियंस का स्पोर्ट्स के ऊपर वहां पे प्रेशर है जो कतई नहीं होना चाहिए। दोनों चीजें पैरेलल चलती रहती हैं। मैं अब जवाबात दूंगा तो फिर कश्मीर की बात आ जाएगी और भी बहुत सारे मुद्दे आ जाएंगे, समझौता एक्सप्रेस भी कामरान आ साकी जाएगा, साहब, करतारपुर का जिक्र भी आ साकी जाएगा। साहब, लेकिन हमें इससे आगे एक चीज बहुत स्पष्ट है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, आपने भी माना कि हाल फिलहाल ठीक है, हम कोई भी मुल्क जो है वो अपने यहाँ लॉ एंड ऑर्डर उन सबको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसका मैसेज बहुत ख़राब जाता है। और श्रीलंकाई टीम पे अटैक हो, ये ऐसा तो है नहीं कि ये पूरी दुनिया ने नहीं देखा, या ये कंसर्न अगर कोई मुल्क उठा रहा है, अगर वहाँ सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है, वहाँ पर जो एतराज़ हैं उन एतराज़ पर तवज्जो क्यों नहीं दी जाती? 75 सालों में अगर एक वाकया बदकिस्मती से हुआ है तो क्या वो मामलात को खत्म कर देना उसकी बुनियाद पे ऊपर कोई अक्लमंदी का फैसला है? क्या स्पोर्ट्स वहां पे रुक जाती है? स्पोर्ट्समैन तो होता ही वो है जो इन कन्फ्लिक्ट और चीजों को बालातर रखकर
वो खेलता है, मैदान में उतरता है, दिलों को मिलाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ नुकसान और चीजें देखें, हमने क्या पीएसएल जो करवाया है, ये बाद में भी इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं। क्या खुदा न खास्ता वहां पे कोई ऐसा हादसा या सान्या हुआ है? क्या वो हमारी सिक्योरिटी से मुतमिन नहीं गए यहाँ से? तो फिर हमने वो इक़दामात तो किए हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इक़दाम जो माजी के अंदर को मामला, अगर एक वाकया बदकिस्मती से रूनुमा हुआ, जिस पे भी मैं बात कर रहा हूँ कि वो भी अभी तक तवज्जो तलब है, या उसके ऊपर बात हो सकती है कि उसके पीछे कौन अनासर थे, कि रहा इन्होंने हूं। मैं कोशिश वही की कह कि रहा हूं कि पाकिस्तान का इमेज। ये जो मैसेज है ना, ये जो प्रैक्टिस है, इसे और ज्यादा बढ़ाना होगा। आपने कहा कि पीएसएल बहुत बेहतर हो गया, आपको आने वाले अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी इस तरह की मिसाल पेश करनी होगी। ये कई बार होगा, जब ये प्रैक्टिस कई बार होगी तब जाकर पूरी दुनिया में एक बुनियाद बनती है कि साहब पाकिस्तान में मैच खेलना अब पहले जैसा नहीं रहा, अब पहले जैसे खतरे वहां पे नहीं है। गौरव, एक चीज मैं समझना चाहूंगा कि भारत के ऐतराज को तो हमने समझ लिया, लेकिन वाकई भारत और पाकिस्तान का जो ये टूर्नामेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हो, कोई बायलैटरल सीरीज हो, कुछ भी हो, ये बन जाता है। इसके क्या फैक्टर्स हैं, और क्या आज भी साल दर साल हमने देखा, क्या आज भी इसकी डिमांड उतनी ही बनी हुई है जैसा करिश्मा बता रही थी कि तमाम बोर्ड जो हैं वो चाहते हैं कि साल में इस तरह के इवेंट हों जहां पर महंगी टिकट्स बिकें? देखिए, इस मैच का जो महत्व है ना, वो आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि आईसीसी, चाहे वो अंडर 19 का टूर्नामेंट हो, मेंस वुमेन्स का, या वो वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप हो, या 50 ओवर्स वर्ल्ड कप हो, या मेंस का हो, वो इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ही ग्रुप में रखता है। और दोनों टीमें हम देखते हैं कि एक ही ग्रुप में रहती है और आपस में जरूर उनकी भिड़ंत होती है। जनरली वो टूर्नामेंट का पहला मैच होता है, वो मार्की मैच होता है, और उसकी टिकटें साल भर से पहले बिकनी शुरू हो जाती है और धड़ल्ले से बिक जाती है वो। और हमने देखा है कि प्लेयर्स भी बहुत फ्रेंडली रहते हैं आपस में, और उस मैच का चार्म अलग है, इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई उसमें डिबेट ही नहीं है। मैंने इंजमाम उल हक को इंटरव्यू किया था 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे इंग्लैंड में, मैनचेस्टर में, और वो बोले कि ये इतनी अच्छी चीज है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, कि इसे इसे और कराना चाहिए, क्योंकि एक एक बहुत जबरदस्त माहौल बनता है, जो कि किसी भी, मतलब एशेज तो मैं कहूंगा बहुत ही डिस्टेंट सेकंड है उसके मुकाबले, चाहे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कुछ भी कहें। और वो खुद भी मानते हैं कि इस मैच के में जो एटमॉस्फेयर बनता है, जो इलेक्ट्रिक एटमॉस्फेयर बनता है, और जिस तरह का माहौल बनता है, जिस तरह से टेंशन होती हैं, वो एक अलग ही तरह का वो फील आता है। और स्पेशली जब हमने कुछ, क्योंकि हम सालों साल नहीं खेलते हैं, और सडनली हम आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं, तो उसका एक अलग ही, मतलब जैसे जो शाहिद अफरीदी साहब ने कहा अपने इंटरव्यू में, कि भाई ये इस क्लैश का एक चार्म ही अलग है। तो नो डाउट बहुत बढ़िया चार्म है, और स्पेशली जब हमने देखा 80s और 90s में कई बहुत बेहतरीन मुकाबले हुए, बहुत क्लोज मुकाबले हुए। एक बार तो ऐसा हुआ कि भारत 125 रन पे आउट हुआ, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 87 रन पे आउट कर दिया शारजा में। और फिर उसके बाद कुछ साल बाद हमने देखा, उसके कुछ ही साल बाद जावेद मियांदाद ने साहब ने लास्ट बॉल पे 6 मारा और एक बहुत बेहतरीन जीत दिलाई पाकिस्तान को। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए, और आकिब जावेद ने हैट्रिक ली फाइनल में, और एक बहुत जबरदस्त स्पेल डाल के और पाकिस्तान को टूर्नामेंट जिताया। फिर भारत ने भी उनको कई बार वर्ल्ड कप्स में हराया, बड़े टूर्नामेंट्स में हराया। तो देखिए, बायलैटरल सीरीज तो पहले भी हुई है, और हम चाहेंगे कि दोबारा हो, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कि पहले कहा, एक ऑफ द फील्ड एटमॉस्फेयर इंप्रूव होना जरूरी है, जो कि मतलब अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये मामला पेचीदा होता जा रहा है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, ठीक है। अगर गौरव, समय कम है और इसी से जुड़ा सवाल मेरा रविंद्र सर आपसे है, क्या वो प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी? मतलब एक, जैसा मैं कह रहा था कि एक अच्छा टूर्नामेंट ही आपकी पुरानी जो तमाम आपके ऊपर आरोप लगे हैं और जिन चीज़ों को पूरी दुनिया ने देखा है, वो एक अच्छा टूर्नामेंट उसे धुल नहीं सकता। किस तरह की प्रैक्टिसेस पाकिस्तान को अपनानी होगी इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए? देखिए, फंडामेंटल फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, और जो हमें समझ आता है, इंडिया को अगर वायबल टेंजिबल प्रूफ मिले कि पाकिस्तान की तरफ से, ना सरकार की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की सरकार अलाउ करे इंडिपेंडेंट नॉन स्टेट एक्टर्स को भारत के खिलाफ एक्ट करने को, अगर वो हमें ज्यादा दिखना शुरू हुआ तो डेफिनेटली यस, आई थिंक काफी हमारे रास्ते खुलेंगे दोनों देशों के बीच में। अभी जैसे आप बात कर रहे थे, मैं ये सोच रहा था, देखिए हम कह रहे हैं क्रिकेट डिप्लोमेसी, ठीक है, फॉर स्पोर्ट्स लवर इज अ ग्रेट थिंग,
for whatever everything, it's a great thing for linkage, but इसका tangible result हमारे देशों के relation में नहीं है. But on the other hand, आप मानिए पाकिस्तान में इस समय फूड की इतनी बड़ी शॉर्टेज है, इतना बड़ा फ्लड आया है अनफॉर्चुनेटली, राइट? इकोनॉमिक हालात इतने बड़े हैं. अब आप सोचिए जहां इंडिया की गवर्नमेंट इतनी केपेबल है, थैंकफुल इन सम वे, कि हम शायद कितने 80 करोड़ इजंट इट को राशन दे रहे हैं मंथली, इज इट नॉट सो? यस, करीब 80 करोड़ को, राइट? हमारी गवर्नमेंट के हिसाब से आई थिंक इंडिया कैन इजीली पुट इन 5 करोड़ फैमिलीज का राशन फ्रॉम पाकिस्तान ऑल्सो. ओके, अगर हम 80 करोड़ का कर सकते तो हम 5 करोड़ का पाकिस्तान फैमिलीज को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर के लिए. उससे देखिए कितने रिश्ते, तब गेम चेंजर होगा. ओके, तो फूड डिप्लोमेसी कहिए या कुछ और कहिए, जो नई नॉवेल्टी चीज हो. क्रिकेट में फ्रॉम द पॉलिटिकल डिप्लोमेसी पॉइंट ऑफ व्यू कोई नॉवेल्टी नहीं है, अदर देन यस फॉर द टाइम बीइंग, यस व्यूअरशिप बहुत बढ़ जाती है, लोगों को बड़ा मजा आता है, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने में, डेफिनेटली यस, राइट. पर वो तो एक ट्रांजिएंट पासिंग हाई है, और एक किक है, एक दिन की, 6 घंटे की, 12 घंटे की. हम कौन जीता, अरे वो जीता, हाई अप डाउन हुए, हार गए तो दुखी हो गए, जीत गए तो खुश हो गए. दैट्स ऑल इन अ वे, अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग. व्हाट वी नीड आर स्ट्रेटेजिकली, अगर हम रिश्तों की बात करें, आर दूसरे टाइप के रिश्ते टू इंप्रूव, एंड देन यू कैन कम बैक टू मोर क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. समय कम है और एक आखिरी जो है सवाल जो है वो मैं कामरान साकी आपसे लेना चाहता हूँ. हम सभी चाहते हैं और शायद इस पूरी चर्चा में एक रुझान सबका था कि क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन उसकी अड़चनें क्या हैं. फिर भी किस तरह से चीज़ें आपकी नज़र में बेहतर हो सकती हैं, और आने वाले वक्त में अगर हम दोस्ती की बात कर रहे हैं तो वो किस लिहाज से बेहतर होनी चाहिए? देखिए, अभी जो दोस्त ने बात की इकोनॉमिकल सिचुएशन की, तो पूरी दुनिया ने वो देखा. हमें भी दुख हुआ जब इंडियंस जो हैं वो कोविड के दौरान सड़कों पे लेटे हुए थे, ना वहाँ पे एम्बुलेंसेस थी, ना ऑक्सीजन थी. मैंने फिर कहा कि मैं नहीं चाहता कि पॉलिटिकल बात जो है वो आपके चैनल के ऊपर करूं. ये सिचुएशन, आप ऐसी चीजों और ऐसी बातें करके आप क्रिकेटर्स को और स्पोर्ट्समैन को आपस में दूर कर रहे हैं, आप आम लोगों को दूर कर रहे हैं, आप वो पॉलिटिशियंस वाली बातें कर रहे हैं जो पाक इंडिया दोनों तरफ जो है वो लोग करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं, ओपोजिशन करती हैं अपनी गेम स्कोरिंग और अपनी पॉलिटिक्स के लिए. हमें दिलों को मिलाना होगा, हमें करतारपुर की तरह राहदारियों को खोलना होगा, हमें तजारत को फरोग देना होगा, हमें स्पोर्ट्स को आगे लेके जाना होगा. अगर आप दहशतगर्दों की या किसी इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो यहाँ से लोग कश्मीर की बात करेंगे, यहाँ से लोग खालिस्तान तहरीक और मिनोरिटीज के ऊपर जो वहाँ पे अटैक हो रहे हैं, बुलडोजर्स चल रहे हैं, उनकी बात करेंगे, और बहुत सारे मुद्दे हटेंगे. आप जिन चीजों को करीब ला सकते हैं आप उन्हें तो करें. एक मैच खुदा खुदा करके अगर हो रहा है तो उससे पूरे इंडियन मीडिया या इंडियन ओपोजिशन को ये पड़ी हुई है, ये मोदी सरकार को खतरा लाक हो गया है कि इससे लोग कहीं करीब ना आ जाएं, कहीं उनका वोट बैंक ना टूट जाए. तो फिर क्या करना है उन्होंने इस सियासत का? दोनों तरफ डिफेंस के ऊपर हम इतना बजट लगा रहे हैं. चलिए क्विक पोल मैं सबसे कराना चाहता हूं. ये पोल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारी चर्चा का मकसद ही यही था. सबसे पहले गौरव, सवाल है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की शुरुआत होनी चाहिए? मुझे लगता है होनी चाहिए. शायद कहीं ना कहीं एक बार तो पहल करके हमें देखनी चाहिए, फिर उसके बाद जो भी हो. लेकिन हाँ, एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम टूर्नामेंट्स में जाके खेलने की. ठीक है. तो अगर हम एशिया कप के लिए जाएं तो वो भी वर्ल्ड कप के लिए आएंगे, और फिर हम भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएं. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. रविंदर सर, आपकी क्या राय है? देखिए, आई वुड से डेफिनेटली होनी चाहिए. मैं तो कहूंगा हर फ्रंट पे होनी चाहिए. स्पोर्ट्स में होनी चाहिए, क्रिकेट में होनी चाहिए, ट्रेड में होनी चाहिए. बट बेसिक पॉइंट होनी तो चाहिए, बट रियलिटी अगर हम समझे, रियलिटी ये है कि इंडियन डिस्पेंसेशन हम जो समझते हैं, जो समझ आ रहा है, और ये जो बात है ना, ये नहीं कि मोदी सरकार कह रही है. पॉइंट इसकी अगर गए हुए, और जो आतंकी अटैक, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से आ रहा है, कौन कह रहा है, कोई भी सिरफिरा कर दे रहा है, पर उसकी रूट्स पाकिस्तान में निकली, तो ऑब्वियसली यहाँ की सरकार पे आएगा कि आप तो वहां दोस्तियां कर रहे थे, ये देखो यहाँ आके मार. बिल्कुल. कामरान साकी साहब, क्विक पोल है, समय कम है, बताएं, आप चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट हो?
जरूर होनी चाहिए और बगैर किसी शर्त के होनी चाहिए, मशरूत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपने सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस चर्चा का मकसद यही था, जैसे हमने कहा कि ये कोई डिबेट नहीं थी, यहाँ कोई आरोप और प्रत्यारोप नहीं थे। यहाँ पर जो सवाल उठ रहे हैं और इस क्रिकेटिंग इवेंट को लेकर क्या संभावनाएं हैं, कितनी गुंजाइश है, उन सब पर हमने बात की। इसके साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि क्या वो बेसिक इश्यूज हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच है वो हर खेल प्रेमी चाहता है कि वो हो, और ये हो इसके लिए शायद दोनों मुल्कों को कोशिश करनी होगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान अपनी ज़मीन का इस्तेमाल दहशतगर्दों को पनाह देने में करे, वो भारत के खिलाफ गतिविधियों के इस्तेमाल में अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करे और फिर इस तरह के उम्मीद रखे कि इस तरह के क्रिकेटिंग इवेंट्स या कल्चरल एक्सचेंज आने वाले वक्त में हो। बहुत बहुत शुक्रिया अपने खास मेहमानों का, और इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। HDFC और HDFC बैंक के मर्जर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव ये खबर आप देख रहे हैं। एक जो बड़ा रोड ब्लॉक था कंपनी के मर्जर के लिए, वो अब जरूर क्लियर हो गया है। जो NCLT ने अब फाइनली इस एमलगमेशन को मंजूरी दे दी है। बैंक निफ्टी के अंदर सडन स्पाइक आया, निफ्टी के अंदर सडन स्पाइक आया, ऑप्शंस चेंज एकदम से सडन स्पाइक आया और हम ऑलमोस्ट वापस डेज हाई पे पहुंच रहे हैं। और चलिए चर्चा के बाद अब कुछ अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। सोमवार की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी नजर आई। निफ्टी दिन के निचले स्तर से 80 अंक सुधरकर 17,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 25 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेजी नजर आई। निफ्टी PSU बैंक ने 1.5% की तेजी के साथ सबसे ज्यादा बढ़ने वाला सेक्टर हासिल किया। PSU बैंक इंडेक्स के सभी स्टॉक्स तेजी पर बंद हुए। दिन भर बाजार की क्या रही हाइलाइट्स और कल के लिए क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, पूजा त्रिपाठी हमारी सहयोगी उसका पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी, कल की भारी गिरावट के बाद निफ्टी ने आज शानदार क्लोजिंग दी। 17,100 के ऊपर बंद हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी 500 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 119 अंकों की तेजी लगभग करीब निफ्टी में आज देखने को मिली और सहारा मिला है सरकारी बैंकों से। कंज्यूमर ड्यूरेबल और बैंक निफ्टी में आज शानदार तेजी देखने को मिली। तो ये तमाम स्टॉक्स थे जो कि आज चल रहे थे। वहीं कमजोरी बनाने का काम किया IT, FMCG और फार्मा, ये आज कमजोर थे। लेकिन आज IT सरकारी बैंकों से और बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। इसके अलावा निफ्टी के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आज तेजी थी HDFC लाइफ में और SBI लाइफ, ये इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली। रिलायंस भी आज चला। यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद रिलायंस में भी माफ कीजिएगा CLSA की रिपोर्ट आई थी, जिसके बाद रिलायंस में भी शानदार तेजी देखने को मिली है। 52 हफ्ता का निचला स्तर कल रिलायंस ने छुआ था, लेकिन आज विंडफॉल टैक्स की कटौती की भी खबर आई थी, जिसके चलते रिलायंस के स्टॉक में आज तेजी थी। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। वहीं गिरने वाले शेयरों की अगर बात करेंगे तो कमजोरी थी आज कुछ चुनिंदा FMCG स्टॉक्स में। HUL, ब्रिटानिया में आज वीकनेस थी। इसके अलावा IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, TCS, ये आज कमजोर थे और पावर ग्रिड में भी आज वीकनेस ही देखने को मिल रही थी। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो आज ज्यादातर स्टॉक्स हमने देखा कि हरे निशान में ही कारोबार कर रहे थे। हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अच्छी मजबूती के साथ आज ट्रेड कर रहे थे। अब आते हैं मिड कैप स्पेस में, तो यहाँ पर आज हमने देखा कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इंडिया मार्ट, जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज चल रहे थे आज के सेशन में। वहीं लूजिंग साइड पर देखेंगे तो ट्राइडेंट, L&T टेक,
एल&टी टेक में आज रिपोर्ट भी आई थी। सिटी ने एल&टी टेक पर अपनी बिकवाली की राय इनिशिएट की थी, उसको 90 दिन के नेगेटिव वॉच लिस्ट में डाल दिया था, जिसके चलते उनका कहना था कि शॉर्ट टर्म में एल&टी टेक में दबाव देखने को मिल सकता है। इसके चलते आज यहाँ पर कमजोरी, और एल&टी टेक, ट्राइडेंट ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स भी आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। तो ये कुछ एक्शन आज दिन भर नजर आया बाजार में, और हमने देखा कि अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते आज मार्केट में एक्शन बना रहा। शॉर्ट कवरिंग जो थी वो आज जारी थी, लेकिन फेड की अहम बैठक अब शुरू हो चुकी है और उसके फैसला का बाजार वेट कर रहा है। अब देखना होगा कि फैसले में क्या कुछ निकल कर आता है, लेकिन उसके पहले इस वक्त सेंटीमेंट आज के लिए पॉजिटिव ही नजर आ रहे थे। चलिए बढ़ते आगे। दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा के मुताबिक निवेशकों को इस समय बाजार में 1 से 2 साल के नजरिए से 20 से 25 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इससे बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ये मार्केट का जो पिच है, ये कोई परमानेंट फ्लैट पिच या परमानेंट डेंजरस पिच नहीं होता है। ये चेंजिंग पिच है, जस्ट लाइक क्रिकेट। कभी लंच टाइम में अच्छी, प्री लंच में विकेट आसान होता है, पोस्ट लंच डिफिकल्ट होता है। इस तरह से मार्केट का पिच भी काफी उतार चढ़ाव हम देखते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी जो पिच है वो ट्रिकी पिच है। इट्स नॉट, बाय द वे, एक अनप्लेएबल पिच नहीं है। कई पिचेस अनप्लेएबल हो जाती है, और मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ। वो 2008 की जो मंदी हुई थी, या सन 2000 की जो मंदी हुई थी, जो .com बूम के बाद जो मंदी आई थी, वो पिच अनप्लेएबल पिच थे। कहने का मतलब, अनप्लेएबल का मतलब कि वहां पर कोई हाइडिंग रूम था ही नहीं आपके पास। आप चाहे कुछ भी ले लेते, आप कम से कम 20%, 30%, 50% की क्षति पहुंचनी थी। आज का जो पिच है वो डिफिकल्ट है, लेकिन अनप्लेएबल नहीं है। तो ये एक गुड न्यूज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे गेंदें आपको आसान नजर आएंगी या आप आराम से खेल पाएंगे। हम देख रहे हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर भी काफी घटे हैं, लेकिन इस पीरियड में भी आप अगर ठीक से सोचे, ठीक से प्ले करें और अपने मेरिट्स पे खेले बॉल को, रादर देन एक प्री डिटर्मिन्ड वे में खेलते रहे कि बॉल जैसा आ रहा है हम अपने शॉट को वैसा बनाएं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कंपनियों के नंबर्स देखते रहे, कंपनियों का स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखते रहे, और उन्हीं कंपनियों में निवेश करें। और बेशक करें आज की डेट में जहां की नंबर्स उनके अच्छे आए हो पिछले क्वार्टर के, और उम्मीद है कि अगले क्वार्टर के नंबर्स भी ठीक आएंगे बेस्ड ऑन देयर मैनेजमेंट कमेंट्री, एंड उनके स्टॉक प्राइस रेजिलिएंट है, उनके स्टॉक प्राइस क्रैश नहीं कर रहे हो। तो ये दो चीज अगर आप मोटा अगर अपने क्रिकेट को, अपने मार्केट के क्रिकेट को अगर इस आधार पर ढाल दें कि मैं वही शेयर लूंगा जिसके मैनेजमेंट के नंबर्स ठीक आए थे जो पिछले क्वार्टर में, और अगले क्वार्टर की और अगले साल की उनके मैनेजमेंट कमेंट्री बाय एंड लार्ज ओके है, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो भी ओके है, और उनके स्टॉक प्राइस स्ट्रांग रहे हो इस फॉल में, अगर आप ये 2-3 मापदंड पे चलेंगे, मेरे को लगता है कि आप आज जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वो साल भर के बाद आपको 50 to 80 to maybe 200% रिटर्न देके जाएगी। बाजार में हमेशा ही उतर के रहना चाहिए। देखिए साहब, ये जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स का एक बड़ा फेवरेट है कि टाइमिंग द मार्केट इज नॉट राइट, टाइम इन द मार्केट इज राइट। ये ब्रॉडली बात सही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक त्रुटि है। त्रुटि ये है कि टाइम इन द मार्केट, लेकिन किस हिस्से में, मार्केट के कौन से एरिया में। शॉट्स आप खेले बेशक, आप जीरो पे आप नहीं बैटिंग करते रहे 10 ओवर 20 ओवर, बिकॉज आप बॉक डाउन हो जाएंगे। तो आप, जैसे मैंने उसी ट्वीट में कहा था कि बॉक डाउन मत होइए, आप चुन के परख के खेलिए। लेकिन इस टाइम सिंगल्स लेने का डेफिनेटली टाइम है। बॉल को आप वर्क अराउंड करके एक ओवर में 3 रन बनाए, 4 रन बनाए, 2 रन बनाए, लेकिन कुछ रन बनने चाहिए, बाउंड्रीज में नहीं, सिंगल्स में। ये सिंगल्स वाला मार्केट आ चुका है, ये बाउंड्रीज वाला नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल ही इतना डिफेंस में उतर जाऊं कि मैं एक रन भी अगर फुल टॉस पे मिले तो मैं उसको वापस खेल देता हूं टू द बॉलर। तो अगर मैं वो करने लगूंगा, देन आई एम नॉट एन इन्वेस्टर। आई नीड टू बी इन द मार्केट, बट चूजिंग वेरी केयरफुली। एंड मार्केट में आप निकलने की बात ना करें, मार्केट में रहे बेशक। मार्केट में अगर पैसे आपके पास है एक्स्ट्रा कहीं से आते हैं तो बेशक डालें, लेकिन कहां डालें इसकी परख आज आपको ज्यादा करनी पड़ेगी बनिस्बत के एक रेजिंग बुल मार्केट है, जहां पर के मतलब कई तरह के शेयर अच्छे बुरे सारे कुछ चलते हैं। ये मार्केट हमें बड़ा चूजी होने पे मजबूर कर रहा है। जस्ट एज की डिफिकल्ट पिच पे बॉल को बिल्कुल चूज करना पड़ेगा, किस बॉल पे रन बनाओ, किस बॉल को छोड़ दो, किस बॉल को खेलो।
तो बिल्कुल मार्केट में रहे। मार्केट और चलिए अब बात मौजूदा टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि गोपीनाथन टीसीएस में सलाहकार के रोल में काम करते रह सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी रोमिता मजूमदार जुड़े हैं। रोमिता, बताएं क्या अंदर खाने से खबर है? हेलो, तो हमें जो खबर मिल रही है उससे पता चल रहा है कि राजेश गोपीनाथन को टाटा ग्रुप या टीसीएस बोर्ड के अंदर ही कहीं पे कंपनी में या ग्रुप के अंदर एज अ एडवाइजर या सलाहकार के तरीके से वो लोग रखना चाहते हैं। ये थोड़ा प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, पर टाटा ग्रुप काफी सालों से टीसीएस के एग्जीक्यूटिव्स को ले रहा है अलग अलग कंपनीज में उनके डोमेन एक्सपर्टीज के वजह से, और इसके बारे में हमने पिछले साल भी लिखा था। और अभी अगर राजेश गोपीनाथन फ्री हो जाए इनके सीईओ रोल से, तो गिवन दैट उन्होंने ऑलरेडी इस कंपनी में 22 साल बिताए हैं, तो ग्रुप चाहेगा कि कहीं ना कहीं उनका वो एक्सपर्टीज और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उनके डिजिटल बिजनेसेस के लिए यूज करे। टाटा ग्रुप ने 2018 में अपना एक डिजिटल फेसिंग बिजनेस का प्लान शेयर किया था, और वो लोग चाहेंगे कि इनका एक्सपीरियंस वहां पे कहीं यूटिलाइज हो। तो ये हमें अभी समझ में आ रहा है, आगे हमें पता चलेगा। रोमिता, किस तरह की भूमिका हो सकती है और किस तरह की एक्सपर्टीज जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा? कुछ चीज़ें तो आपने बताई कि इन चीज़ों पर विचार कर रहा है, लेकिन उसके ग्रुप गंभीरता से किन चीज़ों पर फोकस कर सकता है, खासतौर पे गोपीनाथन के इस पूरे रोल को लेके? तो अगर हम टीसीएस के पर्सपेक्टिव से देखें, टीसीएस राजेश गोपीनाथन जब से एज सीईओ आए हैं, टीसीएस ने अपना ऑलमोस्ट शायद 10 बिलियन रेवेन्यू ऐड किया है, और इस वजह से टाटा ग्रुप को भी काफी बेनिफिट हुआ है पिछले कुछ सालों में। और इनफैक्ट 2018 में टीसीएस का ग्रोथ इतना अच्छा रहा था कि उसके बाद ही टाटा ग्रुप ने एक स्ट्रैटेजी, ये डिजिटल की तरफ का स्ट्रैटेजी बनाया था, और इसी वजह से उस टाइम पे टीसीएस के ग्रोथ के वजह से ही 2018 में टाटा ग्रुप का 10 ट्रिलियन मार्केट कैप क्रॉस हुआ था आरआईएल के पहले। तो ये सारी चीजें हैं। आईटी इंडस्ट्री में भी अगर हम मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, टीसीएस के पास एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ग्रोथ का। जो बहुत सारे बिजनेसेस है टीसीएस को, ये बिजनेसेस, ये सारे डील्स मिलते हैं, और ये कुछ चीजें हैं जो ऑब्वियसली ग्रुप रखना चाहेगा। इसके वजह से बहुत फायदा हुआ है टीसीएस को, और ग्रुप चाहेगा कि थोड़ा बहुत ये चीज रेप्लिकेट कर सके वो अपने बाकी बिजनेसेस पे भी। टाटा ने ग्रुप ने कुछ सालों पहले टाटा डिजिटल लॉन्च किया था, और भी बाकी बिजनेसेस में भी वो लोग ये चीजें करना चाहते हैं। और गोपीनाथन का जो स्ट्रैटेजिक एक्सपीरियंस है, प्लस वो बहुत कोर, क्या कहते हैं, नंबर्स, क्योंकि वो सीएफओ थे पहले, तो एक बहुत कोर नंबर्स का अंडरस्टैंडिंग है उनके पास। ग्रुप चाहेगा कि वो कहीं पे ये यूटिलाइज कर ले। राजेश गोपीनाथन की इस पूरे रोल, या हम दूसरे टर्म्स में कहें ये जो वापसी की बात है, अगर हम खासतौर पे टीसीएस की बात कर लें या इस पूरे सेक्टर की बात करें, ये कितना बड़ा मैसेज देगी, या ये जो एक नए तरह की प्रैक्टिस है, ये किस तरह के नए मानदंड या एक तरह से कह सकते हैं कि नया पैटर्न शुरू कर सकती है? सच बताओ तो ये पैटर्न ऑलरेडी टाटा ग्रुप ने काफी सालों से, मतलब काफी सालों पहले से शुरू किया हुआ है। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एग्जिस्टिंग पैटर्न है। हाँ, बाकी लोगों के लिए, बाकी कॉन्ग्लोमरेट्स के लिए ये शायद नया पैटर्न हो सकता है। इशू ये है कि सबके पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं है। अगर हम बाकी कॉन्ग्लोमरेट्स को देखें, इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजी बिजनेस लोगों के पास नहीं है। बाकी सब लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई टैलेंट वो लोग बाहर से लेकर आए, पर यहाँ पे अगर बना बनाया टैलेंट फैक्ट्री है इनके पास, तो ये ऑब्वियसली चाहेंगे कि यहीं से हम लोगों को निकाले। अगर फ्यूचर के सारे बिजनेस हमारे पूरे दुनिया के ग्लोबल मार्केट में भी अगर सारे बिजनेस इसी डायरेक्शन से आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सारे बिजनेस आ रहे हैं, तो बनता ही है कि वो यहाँ से ले लोगों को।
शुक्रिया करेंगे रोमिता इस अहम जानकारी के लिए। और आपने लगभग हर पहलू को सामने रखा कि आखिर क्यों जो है टाटा ग्रुप के लिए गोपीनाथन इतने महत्वपूर्ण हैं और आने वाले वक्त में उन्हें किस तरह की एक जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक सलाहकार के तौर पे उनके अनुभवों का किस तरह से कंपनी इस्तेमाल कर सकती है, क्या क्या एक्सपर्टीज़ है उनकी। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि टीसीएस में हो सकता है कि गोपीनाथन को, राजेश गोपीनाथन को एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। और ये जो जिम्मेदारी है ये एक सलाहकार के तौर पर होगी। उन्होंने जिस जिस तरह का काम किया है उन क्षेत्रों में उनके एक्सपर्टीज का ग्रुप इस्तेमाल करेगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ और अहम खबरों की ओर। रिलायंस कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसके लिए नई बोलियां अगले हफ्ते शुरू हो सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक आज लेंडर्स की इस मुद्दे पर बैठक हुई है और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स की एक अहम बैठक होने वाली है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक फैसला ये होना है कि अगले हफ्ते एक नया फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन कराया जाए, जिससे सभी जो बिडर्स हैं उनको वापस से एक मौका मिलेगा। आखिरी राउंड में एक टॉरेंट की तरफ से अपील दायर की गई थी, पहले एनसीएलटी में फिर एनसीएलएटी में, ये कहते हुए कि जो आखिरी राउंड था उसी को कंसिडर किया जाए, जिसमें कि टॉरेंट ने रुपीज 8,640 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और उनका दावा यही था कि उसी बिड को मान्य मानकर उनको विनर घोषित किया जाए, क्योंकि जो दूसरी बिड थी हिंदुजा की, वो आरोप ये था कि वो डेडलाइन के बाद आई है, हालांकि उसकी वैल्यू 9,000 करोड़ रुपए आंकी गई थी। लेंडर्स ने उसके बाद डिसाइड किया कि एक फ्रेश चैलेंजर मैकेनिज्म किया जाए, जिस पर टॉरेंट ने पहले एप्लीकेशन एनसीएलटी में दी तो फैसला उनके हक में गया। वापस एनसीएलटी ने बोला कि वो दखलंदाजी नहीं करेंगे और फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन हो सकता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने टॉरेंट की प्ली पे वापस से ये बोला है कि कोई इंटरिम स्टे नहीं है, यहां पर आप फ्रेश चैलेंजर राउंड कंडक्ट कर सकते हैं। हालांकि उनकी अपील पर सुनवाई होती रहेगी और ये मामला आगे चलता रहेगा। अब देखना यह होगा कि फ्रेश राउंड ऑफ ऑक्शन, जो कि हमें सूत्र बता रहे हैं कि 29 मार्च को कंडक्ट होने वाला है, वहां पर टॉरेंट, हिंदुजा और पहले के बिडर्स पिरामल कॉस्मिया यहां पर बिड करते हैं कि नहीं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस में एंट्री की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी अधिकारियों की नियुक्ति शुरू कर चुकी है। खबर पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं अनुराग शाह। देखिए, जो फाइनेंशियल आर्म है जो डीमर्ज किया गया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बड़े पैमाने पर इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने के लिए तैयार हो रहा है। अभी हालांकि आईआरडीए से अंतिम लाइसेंस नहीं मिला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को इंश्योरेंस कारोबार को शुरू करने के लिए, लेकिन हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो हायरिंग है, लोगों की भर्ती है इंश्योरेंस कारोबार के लिए, वो शुरू हो गई है। और इसमें जो एक्स पीएसयू इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भर्ती की गई है बड़े पैमाने पे। और इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा है कि केवी कामत जो चेयरमैन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आईसीआईसीआई ग्रुप के बड़े नाम भी जो इंश्योरेंस कारोबार के अंदर ज्वाइन होंगे जियो फाइनेंशियल के, आईसीआईसीआई ग्रुप के बड़े नाम आने की संभावना है, ये हमें सूत्रों ने बताया। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 2 कंपनियों की शुरुआत करेगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की। और इसमें टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल प्ले किया जाएगा, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने पहले ही कहा है कि वो वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लैंडिंग होगा। तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किया जाएगा। और एक बड़े चेंज जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमको आते हुए दिखेगा। और सरकार भी जो है वो इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रही है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस का प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा एक नीश इंश्योरेंस कंपनीज को भी बताया गया है नए इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। तो उसके बाद जो आने वाला वक्त है इंश्योरेंस सेक्टर के लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहा है। रेगुलेटर ने भी एम्बिशियस टारगेट सेट करे हुए। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो एंट्री है, ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है। और इसका जो पूरा प्लान है, जो रोड मैप है, वो अनवील किया जाएगा जो आने वाली एजीएम है उसके अंदर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
Hyundai ने अपनी सबसे खास सेडान वर्ना को नए अवतार में पेश कर दिया है। ऑल न्यू Hyundai वर्ना अपने बेहतरीन लुक और लेटेस्ट फीचर्स के साथ भारतीय बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। नई वर्ना की शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,89,900 से शुरू हो रही है और इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 17,37,900 रुपए रखी गई है। न्यू वर्ना में 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, 30 से ज्यादा स्टैंडर्ड फीचर्स और 6 एयरबैग समेत कई खूबियां हैं। बता दें कि Hyundai ने 17 साल बाद वर्ना को अपडेट किया है। और अब बात करते हैं बेमौसम बारिश से हुई फसलों के नुकसान की। उत्तर पश्चिम भारत में एक बने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से कई इलाकों में बारिश और ओले पड़ रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी देश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और रुक रुक कर बारिश का दौर आगे जारी रहेगा, लेकिन बेमौसम की बरसात किसानों के लिए मुसीबत बनकर बरसी है। हम आपको देश के कई इलाकों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बेमौसम बरसात से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें मुंबई की तस्वीरें हैं, हनुमानगढ़ की तस्वीरें हैं, खटिमा उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, धर्मशाला की तस्वीरें हैं। इसके अलावा अलग अलग देश के हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि भारी बारिश और ओलों से किस तरह से फसलों को और जनजीवन को नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से देश के कई हिस्सों में फसलों को नुकसान की खबरें आ रही हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी ने इसी सिलसिले में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। फसलों के नुकसान और मुआवजे को लेकर कृषि मंत्री का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सर, कई राज्यों में बेमौसम बारिश हुई है जिसकी वजह से जो गेहूं की फसल है उस पर नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। आप राज्यों के संपर्क में हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स मंगाई हैं? स्वाभाविक रूप से कृषि के समक्ष हमेशा चुनौतियां बनी रहती हैं। बेमौसम बरसात अभी हुई है, उससे भी निश्चित रूप से फसलों को नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार राज्य सरकारों के संपर्क में है, राज्य सरकारें उसका सर्वेक्षण करा रही हैं और राज्य सरकार को नुकसान की भरपाई करना है तो राज्य सरकार करेंगी। आवश्यकता लगेगी तो केंद्र को मेमोरेंडम भेजेगी। तो केंद्र हमेशा राज्यों के साथ, राज्यों के संपर्क में, राज्यों के साथ हमेशा किसानों की मदद के लिए खड़ा हुआ है। तो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किन राज्यों में किन फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी विश्व मोहन। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने कई फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। अब किसानों के साथ साथ कंज्यूमर्स के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है ये बारिश और ओले। लेकिन किन किन फसलों को नुकसान और किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ है? राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किन फसलों को नुकसान हुआ, तो जीरा, इसबगोल, गेहूं और सरसों की फसलों को यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जौ। दूसरे राज्यों में बात करें तो यूपी, हरियाणा की अगर बात करें तो यूपी में अगर आप देखें तो यूपी में गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है, सरसों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, साथ ही यहाँ पर मौसमी सब्जियां और फलों को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा कुछ और राज्य की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात करें तो गेहूं की फसलों को यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है, सरसों के फसल की भी नुकसान की आशंका है। ऐसे कुछ और राज्य है जहां पर बारिश और ओले ने काफी नुकसान पहुंचाया है। उसमें तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर मौसमी सब्जियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हरियाणा में गेहूं और सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। लेकिन रबी सीजन के ओवरऑल अगर फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं, मसूर, जौ, चना, सरसों, ये ऐसी फसलें हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। लेकिन आगे की स्थिति क्या है? क्या इस तरह के नुकसान की अभी भी आगे भी संभावना बरकरार है? हम मौसम विभाग के मुताबिक 23 से 25 तक इस तरह की संभावनाएं, इस तरह के बारिश और ओले की संभावना कई राज्यों में दिख सकती है। खास करके उत्तर भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश और ओले की संभावना 23 से 25 तक होगी और 25 के बाद मौसम की स्थिति साफ होगी। उसके बाद हार्वेस्टिंग और कटाई का काम शुरू करना चाहिए जब धूप खिल जाए, क्योंकि उसके बाद अगले एक हफ्ते तक किसी भी तरह के मौसम में खराब होने की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन मौजूदा जो मौसम है डेफिनेटली ये पूरी तरह से रबी फसलों के लिए काफी नुकसान भरा साबित हुआ है। और इससे रिस्क क्या हो गया है? रिस्क ये हो गए हैं कि जहां जहां भी
बेमौसम बारिश हुई है, जहां पर फसल हुए हैं उनके क्वालिटी को लेकर चिंता है, यील्ड को लेकर चिंता है। गेहूं उत्पादन को लेकर सरकार ने जो 1120 लाख टन का लक्ष्य तय कर रखा है, उसे कम उत्पादन की अब संभावना बन रही है। साथ ही चना और सरसों में भी अब यहां से तेजी की संभावना बन रही है और सब्जी भी अब तेजी से महंगे हो सकते हैं। और चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।